जब भी हम इंडिया की हिस्ट्री में कॉलोनियल रूल का नाम सुनते हैं, अक्सर दिमाग में ब्रिटिश राज आता है। लेकिन इस कहानी की शुरुआत किसी सरकार या आर्मी से नहीं, बल्कि एक बिजनेस कंपनी से होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी कंपनी जो सिर्फ मसालों का ट्रेड करने आई थी, लेकिन धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करने लगी। 1600 का साल था। इंग्लैंड के कुछ बड़े मर्चेंट्स ने मिलकर एक कंपनी बनाई, जिसका मकसद था एशिया के साथ ट्रेड करना। उस वक्त यूरोप में इंडियन मसालों, कपड़ों और सिल्क की डिमांड बहुत ज्यादा थी। इंडिया दुनिया के सबसे अमीर रीजन्स में से एक था। इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने सोचा कि अगर इंडिया तक सीधा एक्सेस मिल जाए तो प्रॉफिट्स का कोई हिसाब नहीं रहेगा। शुरुआत में कंपनी के पास ना कोई फौज थी, ना ही किसी मुल्क पर कब्जा करने का प्लान। वो सिर्फ ट्रेड चाहते थे। 1608 में कंपनी का पहला शिप सूरत के कोस्ट पर आया। उस वक्त हिंदुस्तान पर मुगल एम्पायर का रूल था और बादशाह जहांगीर थे। मुगल सल्तनत बहुत ताकतवर थी और किसी फॉरेन कंपनी को आसानी से ट्रेड करने की इजाजत नहीं मिलती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने समझ लिया था कि अगर इंडिया में टिकना है तो तलवार से नहीं, डिप्लोमेसी से काम लेना होगा। इसीलिए 1615 में कंपनी ने अपना स्पेशल एम्बेसडर भेजा, सर थॉमस रो। उसने मुगल दरबार में जाकर जहांगीर को महंगे तोहफे दिए, शाही तारीफ की और धीरे धीरे ट्रस्ट जीत लिया। आखिरकार कंपनी को सूरत में फैक्ट्री लगाने और ट्रेड करने की इजाजत मिल गई। यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की असली जर्नी शुरू होती है। सूरत के बाद मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहरों में कंपनी ने अपने ट्रेडिंग सेंटर्स बना लिए। पहले ये सिर्फ गोदाम और ऑफिसेस थे, लेकिन टाइम के साथ ये छोटी छोटी फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स बन गए। कंपनी ने अपने गार्ड्स रखे, फिर अपनी प्राइवेट आर्मी तैयार करनी शुरू कर दी। 17वीं सदी के आखिरी और 18वीं सदी के शुरू होते होते मुगल एम्पायर कमजोर होने लगा। सेंट्रल पावर धीरे धीरे टूट रही थी। इसी का फायदा उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडियन रियासतों के बीच चलने वाली लड़ाई और पॉलिटिक्स में दखल देना शुरू कर दिया। कंपनी अब सिर्फ ट्रेडर नहीं रही थी, बल्कि एक पॉलिटिकल पावर बन रही थी। कंपनी का सबसे बड़ा वेपन सिर्फ बंदूक नहीं था, बल्कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। वो एक राजा को दूसरे के खिलाफ सपोर्ट करती, लोन्स देती और बदले में लैंड और रेवेन्यू राइट्स लेती। धीरे धीरे इंडियन रूलर्स कंपनी पर फाइनेंशियली डिपेंड हो गए। 1757 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसने भारत की तकदीर बदल दी। बंगाल उस वक्त हिंदुस्तान का सबसे अमीर सूबा था। यहाँ नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टेंशन बढ़ती जा रही थी। इस टेंशन का अंजाम निकला बैटल ऑफ प्लासी। इस जंग में कंपनी के लीडर रॉबर्ट क्लाइव ने सिर्फ छोटी सी फौज के साथ नवाब को हरा दिया। लेकिन ये जीत सिर्फ तलवार की नहीं थी, ये गद्दारी और प्लानिंग की जीत थी। नवाब के अपने कमांडर्स ने लास्ट मोमेंट पर उसका साथ छोड़ दिया। प्लासी के बाद कंपनी को बंगाल का रेवेन्यू कंट्रोल मिल गया, और बंगाल का मतलब था पैसा, बहुत सारा पैसा। इस पैसे से कंपनी ने अपनी आर्मी और बड़ी बना ली और पूरे हिंदुस्तान में अपना इन्फ्लुएंस फैलाना शुरू कर दिया। अब कंपनी ब्रिटिश गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती जा रही थी। वो टैक्स वसूल करती थी, लॉज बनाती थी और अपनी मर्जी के रूलर्स बिठाती थी। कंपनी के रूल का सबसे डार्क साइड इंडियन लोगों के लिए था। हैवी टैक्सेशन, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन और लोकल इंडस्ट्रीज का खात्मा होने लगा। बंगाल फेमिन जैसे भयानक हादसे हुए जिसमें लाखों लोग भूख से मर गए, जबकि कंपनी प्रॉफिट्स कमा रही थी। 18वीं सदी के एंड तक ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर बन चुकी थी। लेकिन जितनी ज्यादा पावर बढ़ी, उतना ही रेजिस्टेंस भी बढ़ा। इंडियन सोल्जर्स, जिन्हें सीपॉयज कहा जाता था, धीरे धीरे कंपनी के खिलाफ होने लगे। आखिरकार 1857 का रिवोल्ट हुआ जिसने कंपनी की नींव हिला दी। इस रिबेलियन के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने समझ लिया कि अब कंपनी के हाथ में इतनी पावर देना खतरनाक है। 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल ऑफिशियली खत्म कर दिया गया और इंडिया सीधा ब्रिटिश क्राउन के अंडर आ गया। लेकिन सवाल यह है, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी सिर्फ एक कंपनी थी, या ये दुनिया की पहली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन थी जो ट्रेड के बहाने पूरे मुल्क पर राज कर गई? जवाब शायद हिस्ट्री के हर पेज में छुपा हुआ है। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि जब लालच और पावर साथ आ जाएं, तो सिर्फ एक कंपनी भी एक एम्पायर को घुटनों पर ला सकती है। और इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आज भी दुनिया की हिस्ट्री में एक वार्निंग की तरह लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक्स।